100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। बाल श्रमिक समस्या व्यक्तिगत विकास और देश की आर्थिक तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है, खासकर तब जब दुनिया का आर्थिक ढांचा सूचना, जानकारी और ज्ञान की आर्थिकी पर टिका है। यहाँ बाल श्रमिक संख्या जो भी हो, पर सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए था, वे खेत खलिहानों, पत्थर खदानों, कल कारखानों, कोठियों में बाल मजदूरी कर रहे हैं। बाल मजदूरी विधेयक पारित किए जाने से बच्चों को शोषण, गरीबी, अशिक्षा और बीमारियों से निजात मिलने की आशा की जा सकती है। बाल मजदूरों को मुक्त कराने की प्रक्रिया और बाल श्रमिक पुनर्वास का प्रावधान नए कानून में अवश्य किया जाना चाहिए। मुक्त कराए गए बच्चों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पुनर्वास किस तरह किया जाएगा? कानून अथवा नियमों में इस बात को सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। हर साल लाखों बच्चों को बहला फुसलाकर या माता पिता को प्रलोभन देकर बाल दुर्व्यापार में धकेल दिया जाता है। इस प्रकार वे तरह तरह की बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, जबरन भिक्षा वृत्ति, बलात्, घरेलू श्रम आदि का शिकार बनते हैं। जिस विधेयक का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं वह 1986 में बने बाल श्रम कानून में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन से जुड़ा हुआ है। इसका उद्देश्य मौजूदा कानून का बाद में बनाए गए अन्य प्रगतिशील कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों से तालमेल बैठाना है। विराम पैराचेंज। साल 1986 में बना बाल श्रम कानून खतरनाक उद्योगों के अलावा 14 साल तक के बच्चों की मजदूरी की इजाज़त देता है, जबकि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 कम से कम 14 साल तक के उम्र के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के बारे में गारंटी देता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून 1976 के अंतर्गत न्यायिक दंडाधिकारी को किसी बंधुआ बाल मजदूर को मुक्त कराने का अधिकार देता है। बाल मजदूरों को मुक्त कराने संबंधी प्रक्रिया और बाल श्रमिकों के पुनर्वास का प्रावधान नए कानून में पारित किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि सिर्फ कानून बनने से सामाजिक बुराइयां और अपराध खत्म नहीं किए जा सकते, मगर उचित और प्रभावी कानून के बगैर भी यह संभव नहीं होता है। इसलिए समाज के उपेक्षित वर्ग को न्याय और मानवीय गरिमा देने के लिए अच्छे कानूनों की जरूरत पड़ती है। मैं प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री इस विधेयक को शीघ्र पारित किए जाने के संबंध में दिया गया आश्वासन का स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के अनुसार विधेयक पारित हुआ, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में और सुधार किया जाना चाहिए। हमारे देश में बाल विवाह की जड़ें बहुत गहरी हैं, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस समस्या का निवारण नहीं है। इस समस्या के पीछे इच्छा शक्ति की कमी होना एक कारण हो सकता है। यह जानना जरूरी हो गया है कि कानून इस इच्छा शक्ति का विकल्प नहीं हो सकता। अक्सर हम कानून बनाने के उपरांत यह मान लेते हैं कि हमारा काम
पूरा हो गया है और बाकी प्रयास छोड़ देते हैं। असामाजिक बुराइयों के मामले में सिर्फ कानून पास हो जाने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। पैरा। श्रीमान, आप केवल विरोधी दल के सदस्य नहीं हैं, आप जनता के प्रतिनिधि भी हैं और आपको जनता के प्रतिनिधि होने के नाते समस्या के समाधान के लिए सही सही सुझाव पेश करना चाहिए। इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी आपकी भी उतनी ही है जितनी कि शासकीय पक्ष की होती है। मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी माननीय विरोधी दल के सदस्यों के जो वक्तव्य यहाँ हुए वह इस दिशा में नहीं हुए। यह आशय कदापि नहीं लगाना चाहिए कि हमारे कांग्रेस दल के भीतर जो सदस्य हैं, जो सत्ता में हैं, वे इस समस्या से परिचित नहीं हैं, चिंतित नहीं हैं या इस समस्या को हल करने के लिए कोई उपाय नहीं खोज रहे हैं। विरोधी दल के सदस्य शायद सदन के माध्यम से यह संकेत देना चाहते हैं, इस सदन के माध्यम से शायद वे अपनी बात जनता तक ले जाना चाहते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी आज जीवन उपयोगी वस्तुओं को उपलब्ध कराने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि उनको यह सबसे बड़ा धोखा हो रहा है। वे जानबूझकर जनता को मुगालते में रखना चाहते हैं। यहाँ महंगाई की बहुत बात होती है, वे केवल प्रदेश के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनको यह हकीकत नहीं भूलनी चाहिए कि इस प्रदेश के आसपास कौन से सूबे लगे हैं, उनकी तरफ देखिए। पैरा। मैं विरोधी दल के सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि यहां आकर भला बुरा कहने के बजाय जनता का मनोबल गिराने के बजाय जैसे सुझाव दिया गया उन पर सबको गौर किया जाना चाहिए। मैं उनसे कहूँगा कि वे महाराष्ट्र की तरफ देखें। मैं महाराष्ट्र सरकार को जनता की नज़र में कम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वहाँ उन चीज़ों के भाव आप देखें जिसके बारे में आप यहाँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वहाँ पर अनाज का क्या भाव है, चावल का भाव क्या है और उससे यहाँ की तुलना करें। कौन कहता है यहाँ महंगाई नहीं, समस्या नहीं। हम मानते हैं कि चुनौती बड़ी है, जितना शायद आप महसूस नहीं करते, क्योंकि आपका काम सिर्फ सभा में लांछन लगा देने का है, आरोप लगा देने का है, लेकिन उस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारा काम है। इसलिए इस बारे में हमें चिंता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जब चीन ने हमारे देश पर हमला किया उस समय राष्ट्र के ऊपर महान संकट आया, विपत्ति आई और सारे राष्ट्र ने स्वीकार किया था। स्वयं जनसंघ के नेता ने कहा था, हमारा नेता एक है, झंडा एक है, देश एक है और हम सब मिलकर इससे निपटेंगे। पाकिस्तान ने जब हमारे ऊपर हमला किया था तो वे राष्ट्रीय एकता की बात कर रहे थे। अब क्या बात है, आज हम आर्थिक विपत्तियों से गुजर रहे हैं, चीज़ों के अभाव की परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। यह विपत्ति उन विपत्तियों से कई गुना बढ़कर है। इस समय नुक्ताचीनी करना, कमजोरी निकालना, पैर पकड़ कर खींचना गलत होगा, क्योंकि इस समय हमारा राष्ट्र संकट में है। इसलिए
इस समय पर सही दृष्टिकोण में हमें विचार करना चाहिए। डिक्टेशन समाप्त।